प्यारे बच्चों, मैं पंकज कुमार मिश्र आज आपके समक्ष पुनः एक बार उपस्थित हूँ। कीचड़ का काव्य जो कि हमने इसका प्रथम भाग पढ़ा था, उसका द्वितीय भाग लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ और इस पाठ के बारे में आप बहुत सारी बातें जान चुके हैं। तो आइए हम इस पाठ का जो द्वितीय भाग है उसको प्रारंभ करते हैं और इसमें देखते हैं कि हमारे लेखक काका कालेलकर जी ने कीचड़ के बारे में और भी क्या बातें कही हैं। तो पहले भाग में आपने देखा कि कीचड़ के प्रति हमें सहानुभूति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम उसकी उपयोगिता को नहीं समझते हैं। कीचड़ कब सुंदर लगता है? उस पर जब पशु पक्षी जब चलते हैं उनके पद चिन्ह अंकित होते हैं। भैंस जब लड़ती हैं तो वहाँ पे उनका पूरा जो इतिहास होता है वो करदम लेख पर लिख जाता है। उसके आगे आइए हम देखते हैं। कीचड़ का काव्य का दूसरा जो भाग है वो यहाँ से प्रारंभ है कि कीचड़ देखना हो तो गंगा के किनारे या सिंधु के किनारे, और इतने से तृप्ति ना हो तो सीधे खंभात पहुंचना चाहिए। यहाँ पे लेखक महोदय कहना चाहते हैं कि अगर आपको कीचड़ देखना है तो आप जाइए गंगा का जो भाग है वहाँ पे बहुत सारा कीचड़ रहता है। और सिंधु जाइए, सिंधु नदी के किनारे आप जाइए, वहाँ भी आपको बहुत सारा कीचड़ देखने को मिलेगा। और अगर आपको इतने से भी तृप्ति ना हो, इतने से भी लगे कि नहीं मुझे और भी देखना है, तो आप सीधे जाइए खंभात। खंभात गुजरात में जो है एरिया है। तो खंभात आप जाइए, वहाँ पर बहुत सारी जो नदियाँ मिलती हैं खंभात की खाड़ी पे, ठीक है, गुजरात राज्य में है। तो वहाँ पर जाइए आप और आपको वहाँ को विशाल वहाँ पर जो है दलदली ज़मीन है और बहुत वहाँ पर आपको कीचड़ देखने को मिलेगा। तो आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं कि कीचड़ क्या होता है, कैसे होता है, कितना विशाल होता है। वहाँ मही नदी के मुख से आगे जहाँ तक नज़र पहुँचे वहाँ बहुत सारी नदियाँ खंभात की खाड़ी में जाके मिलती, जैसे नर्मदा है, मही नदी है और आपका और भी नदियां हैं। तो उनको वहाँ पर आप जो है जाकर के देखें तो वहाँ पर जो मही नदी है वहाँ पर जाके उसके मुख के पास में जब देखेंगे आप तो वहाँ आपको विशाल चारों तरफ सर्वत्र सनातन कीचड़ ही देखने को मिलेगा। सनातन माने बहुत प्राचीन, बहुत ज़्यादा और अनंत, बहुत ही ज़्यादा, जहाँ भी नज़र जाएगी आपको कीचड़ ही कीचड़ देखने को मिलेगा। अब इस कीचड़ में कितना विशाल कीचड़ है, इस कीचड़ में हाथी डूब जाएंगे। ऐसा कहना न शोभा दे, ऐसी अल्पोक्ति करने जैसा है। यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं कि वहाँ इतना कीचड़ है कि हाथी के हाथी डूब जाएं, लेकिन ये कहना अल्पोक्ति है, माने हम उसके बारे में कम कह रहे हैं, अल्पोक्ति है, कम बोल रहे हैं। पहाड़ के पहाड़ उसमें लुप्त हो जाएंगे ऐसा कहना चाहिए। यानी अल्पोक्ति और उसका अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति मतलब होता है कोई बात को बढ़ा चढ़ा के कहना, अल्पोक्ति माने कम कहना। तो यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं कि वहाँ हाथी डूब जाएंगे, ये तो अल्पोक्ति है, माने हम कम बात कह रहे हैं। अरे वहाँ तो पहाड़ के पहाड़ लुप्त हो जाएंगे, हमको ऐसा कहना चाहिए। यानी विशाल कीचड़ है, सर्वत्र सनातन कीचड़ है वहाँ पर। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर इस पाठ से लेखक जो हैं बताना चाहते हैं कि कीचड़ की उपयोगिता कैसे। अभी तक तो हमने उसके गंदगी के पार्ट को देखा कि गंदा होता है कि इसीलिए हमको सहानुभूति नहीं होती। अब आप देखिए कीचड़ की उपयोगिता कैसी है। हमारा अन्न कीचड़ से ही पैदा होता है। हम जितने भी अनाज उगाते हैं वो सब मिट्टी से ही निकलते हैं, और सब्जियां, वृक्ष, ये सब जो है वनस्पति जो है सारी कीचड़ से निकलती है। इसका जागृत भान यदि हर मनुष्य को हो तो वह कभी कीचड़ का तिरस्कार ना करता। देखिए, हम सब जानते हैं कि अनाज जो है, सब्जियां जो हैं, वनस्पतियां जो हैं कीचड़ में ही पैदा होती हैं। अनाज हमारा कीचड़ से ही पैदा होता है। लेकिन सबसे पहले तो हमारा भाव हमारे मन में पूर्वाग्रह, हम उससे नफरत करते हैं क्योंकि उसकी गंदगी को देखते हैं। लेकिन हमको अगर इस बात का भान हो अच्छी तरीके से, इस बात हमारे माइंड में, मन मस्तिष्क में, हमारे मानस पटल पे हो, तो हम उसको तिरस्कार के भाव से कभी ना देखें और हमको उसका तिरस्कार करना ही नहीं चाहिए। एक अजीब बात तो देखिए, दो बातें हैं आपके सामने। एक है पंख, शब्द घृणास्पद लगता है, कीचड़ को पंख भी कहते हैं। पंख माने कीचड़ होता है। जबकि पंकज शब्द सुनते ही कभी लोग डोलने और गाने लगते हैं। मल बिल्कुल मलिन माना जाता है, किंतु कमल शब्द सुनते ही चित्त में क्या होता है, ये देखिए। आप यहाँ पर देखिए कि एक तरफ, मैं अभी आपको इसकी व्याख्या करता हूँ, लेकिन आप एक तरफ आप देखिए यहाँ पर कि ये जो है, ये यहाँ पे ये जो है कीचड़ है और ये देखिए कमल है। इसी कीचड़ पे देखिए कमल उगा हुआ है। तो जब आप कीचड़ को देखते हैं तो आपका मन घृणास्पद हो जाता है, आपको घृणा आने लगती है, अरे वाह छी कितना गंदा है।
लेकिन अगर उसी कीचड़ पे जब कमल उग जाता है तो देखिए आपका मन एकदम बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है। कि दो भाव हैं यहाँ पे, आह्लाद और मलिन भाव। तो जब कीचड़ देखते हैं तो मन मलिन हो गया, और वहीं पर एक अच्छा सुंदर सा कमल अगर खिला हुआ है तो आपका भाव, मन जो है आपका आह्लाद हो जाए, प्रसन्न हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि पंख को सुनते ही घृणा आती है, जबकि पंकज, पंख माने कीचड़, अज्जा माने जन्म लेने वाला अर्थात कमल, तो उसी पंख पे जब जन्म लेता है पंकज यानी कमल, तो उसको सुनते ही कभी लोग डोलने लगते हैं, कभी उस कमल को देख करके उनको उनकी इच्छा होती कि इस पर कोई मैं कविता बना दूं। उनका मन इतना सुंदर होता है, गाने लगते हैं उस कमल पे, बहुत सारे गीत बनाने लगते हैं। मल जो है, अब देखिए कमल शब्द में का है मल, अब मल शब्द को अगर हम सोचें तो उसको सुनने से ही मन मलिन हो जाता है, मन खराब हो जाता है। लेकिन कमल शब्द सुनते ही चित्त में क्या हो जाता है, चित्त में आह्लादक भाव आ जाते हैं, और मन जो मलिन था उसमें जो है प्रसन्नता, हर्ष के भाव जागृत हो जाते हैं। आप इस चित्र को देखने से ही आपके मन में दो प्रकार के भाव आते होंगे। जब आप कीचड़ देखते होंगे तो आपका मन मलिन हो जाता है, और जब आप कमल देखते हैं तो आपका जो है भाव में हर्ष और खुशी है, आह्लादकत्व भाव जो है आपके अंदर प्रस्फुटित होते होंगे। प्रसन्नता और आह्लादकत्व भाव फूटते हैं। कवियों की ऐसी युक्त शून्य वृत्ति उनके सामने हम रख दें तो वो कहेंगे, अब देखिए ये बात तो है, लेकिन अगर हम ये बात उन कवियों के सामने रख दें जिनकी वृत्तियाँ, जिनका ढंग, जिनका तरीका युक्त शून्य है, माने विचार शून्य है, वो इस पे विचार नहीं करते कि कमल कितना सुंदर है कि कीचड़ कितना सुंदर है, वो यहाँ पे आपसे कहेंगे, अपने तर्क देंगे, वो कहेंगे कि आप वासुदेव की पूजा करते हैं इसलिए वसुदेव को तो नहीं पूजते। यानी अगर कीचड़ में कमल खिला है तो कमल आपको अच्छा लगता है तो आप कीचड़ की को क्यों सराहेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे हमारे जो लेखक महोदय है वो ये कहना चाहते हैं कि देखिए आखिर कमल का जन्म तो कीचड़ से ही हुआ है ना, हम इस बात की वकालत करते हैं, हमारा अनाज तो कीचड़ से ही पैदा होता है ना, तो वो हमारे लिए उपयोगी है, तो हम उसको तिरस्कृत क्यों करें। लेकिन कवि लोग, ऐसे लोग जो युक्त शून्य हैं, जिनके विचार आधारहीन हैं, ऐसे वृत्ति वाले लोग कहेंगे कि ठीक है आप वासुदेव की पूजा करते हैं। वासुदेव किसको कहा गया है, भगवान कृष्ण या कि विष्णु जी का नाम है, तो अगर कृष्ण का नाम वासुदेव है तो वासुदेव की पूजा करते हैं आप, लेकिन वसुदेव उनके पिता का नाम वसुदेव है तो आप उनकी पूजा नहीं करते। तो ज़रूरी थोड़ी कि आप कृष्ण की पूजा करेंगे तो उनके पिता की भी पूजा करें। लेकिन होता क्या है कि हम क्या करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं लेकिन उनके माता पिता को भूल जाते हैं। अब दूसरी चीज़ आगे एग्जाम्पल वो कैसे देंगे कि हीरे का भारी मूल्य देते हैं किंतु कोयले या पत्थर का नहीं देते। अब देखिए हीरा और कोयला वो खदान से निकलते हैं और एक ही तरह की प्रवृत्तियों से, एक ही तरह की परिस्थितियों से उनका जन्म होता है। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जो हीरा और कोयला है वो एक दूसरे के एलोट्रॉफ हैं। तो ये जो क्या होते हैं कि हीरा के लिए तो हम बहुत पैसा देते हैं, उससे अच्छे अच्छे जेवरात और गहने बनते हैं, लेकिन कोयले के लिए उतना पैसा नहीं देते हैं, और जबकि निकलते वो एक ही तरह के खानों से हैं, है ना, कपत नहीं देते। अब आगे वो तर्क देना चाहते हैं कि मोती को कंठ में बांधकर फिरते हैं किंतु उसकी मातुश्री को गले में नहीं बांधते। मोती कहाँ से निकलती है, सीप से निकलती है। तो मोती को तो हम बढ़िया अच्छा सुंदर माला बना करके पहनते हैं, लेकिन क्या उसकी सीप को भी गले में लटका के बांधते हैं। उसी प्रकार भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो क्या हम उनके पिता की भी पूजा करते हैं। हीरे की को भारी मूल्य देकर के खरीदते हैं तो क्या कोयले को भी ऐसा करते हैं, नहीं करते हैं, भले वो एक दूसरे से बहुत ही पास हो, संबंधित हो। अब आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए कीचड़ के काव्य में यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये है मोती और ये है सीप। हम मोती तो ले लेते हैं लेकिन उसकी माँ जो है, उसकी मातुश्री जो है सीप है, उसको हम नहीं इस्तेमाल करते हैं, उसको हम दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लेकिन कंठ में धारण नहीं करते। अब यहाँ पे देखिए ये आपका हीरा देखिए कितना चमक रहा है, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं, लेकिन यहीं पर नीचे देखिए कोयला है तो कोयले के लिए हम पैसा नहीं देते। लेकिन क्या ज़रूरी है कि अगर वो आसपास से ही निकले हैं तो हम उसके लिए वही जो चीज़ हमारे लिए उपयोगी है, तो यहाँ पर कभी लोग कह रहे हैं कि जो चीज़ हमको सुंदर लगती है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन लेखक कहना चाहते हैं कि नहीं, आप उसकी उपयोगिता को भी देखिए। आप कमल तो आप ठीक है, आपको पसंद है, सुंदर लगता है, आपने उस पर कविता लिख दी, लेकिन कीचड़ का भी उपयोगिता कम नहीं है। कीचड़ से हमारा अनाज पैदा होता है, कीचड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो यहाँ पे आपको ये कहना, आप उसके लिए सहानुभूत रखिए, अपेक्षा का भाव मत रखिए। तो यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं कि इस विषय पर कम से कम जो है आप कवियों के साथ तो चर्चा ना करना ही उत्तम होगा। लेकिन अगर आप इस विषय पे कवियों से चर्चा करेंगे,
तो कवि तो आपको सीधे सीधे यही कहेंगे कि भैया आप अगर वासुदेव की पूजा करते हैं तो वासुदेव की पूजा करते हैं तो वसुदेव की नहीं करते। हीरे के लिए पैसा देते हैं लेकिन कोयले के लिए नहीं देते हैं। और इसी प्रकार से मोती आप धारण करते हैं लेकिन उसकी जो मातुश्री है यानी उस सीप जहाँ से वो निकलती है उसकी पूजा नहीं करते। तो इस प्रकार से अगर आप कमल आपको अच्छा लगता है तो ज़रूरी नहीं कि आपको कीचड़ अच्छा लगे। लेकिन काका साहब ये कहना चाहते हैं कि नहीं, कीचड़ की गंदगी पे आप मत जाइए, आप उसकी उपयोगिता पर जाइए। कीचड़ बहुत उपयोगी है और इससे हमको जो है क्या होता है, इससे हमको ये मिलता है, अनाज मिलता है, वनस्पति उगती है और वही हमारे शरीर का पोषण करती है। और आपको पता है कि वनस्पतियों का हमारे जीवन पर कितना प्रभाव होता है, उनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। उनकी शुद्ध हवा लेकर के वनस्पतियों की और उनके जो है भोजन और जो पदार्थ हैं, तो हम जो है मनुष्य हों चाहे पशु हों, सबका जीवन उन्हीं पर आधारित है। और उसको वो प्रकृति की देन है और वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, मिट्टी और धरती से ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम मिट्टी के प्रति उपेक्षा का भाव ना रखें, हमारी सहानुभूति होनी चाहिए और वो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी ऐसा मानना चाहिए, ना कि सिर्फ उसके हम गंदे और गंदगी को देख करके उसके प्रति हम सहानुभूति ना रखें। अब बच्चों देखिए कुछ नए शब्द हैं। भान माने एहसास, तिरस्कार माने उपेक्षा, मलिन माने मैला, आह्लादकत्व माने हर्ष का भाव, युक्तशीन माने विचारहीन। हमने कहा ना उनकी युक्ति शून्य जो उनकी वृत्ति है। वसुदेव माने कृष्ण, वासुदेव माने कृष्ण और वसुदेव माने कृष्ण के पिता। वृत्ति माने ढंग तरीका, मातुश्री माने माँ, सनातन माने अनादि और अनंत। अब प्रश्न अभ्यास पर हम आते हैं। ये द्वितीय जो भाग है उसको जो हमने पढ़ा तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे प्रश्न क्या है। इसमें कुछ लघुत्तरीय प्रश्न हैं, कुछ उसके से बड़े प्रश्न हैं, तो हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। आप अपने किताब में देखिएगा, हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। कीचड़ से क्या होता है, तो लेखक ने यहाँ पे कहा कि कीचड़ से अनाज पैदा होता है। ये लघुत्तरीय प्रश्न है। नदी के किनारे कीचड़ कब सुंदर लगता है, तो नदी के किनारे कीचड़ कब सुंदर लगता है, तो नदी के किनारे कीचड़ जब सूख जाता है और उस पर पशु पक्षी जब चलते हैं, उनके जो पद चिन्ह अंकित होते हैं, तो वहाँ पर तरह तरह की जो डिज़ाइनें बनती हैं, तो उस समय कीचड़ हमें बहुत सुंदर लगता है। अगला शब्द प्रश्न है, पंख और पंकज शब्द में क्या अंतर है, तो पंख माने कीचड़ होता है और पंकज जो है कमल की पर्यायवाची शब्द है। तो पंख माने कीचड़ और पंकज माने पंख में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। तो पंख और पंकज में यही अंतर है। और दूसरा अंतर आप ये भी लिख सकते हैं कि पंख जो होता है उसके प्रति हमें घृणा का भाव आता है और पंकज को देख करके मन में आह्लाद आता है, प्रसन्नता आती है। तो एक ये भी अंतर है। तो भाव में भी अंतर है और शब्द में भी अंतर है, उसके अर्थ में भी अंतर है। अगला प्रश्न है, मनुष्य को क्या भान होता तो वह कीचड़ का तिरस्कार ना करता। तो मनुष्य को अगर इस बात का भान होता कि हमारा अनाज कीचड़ से ही पैदा होता है, सारी वनस्पतियां हमारी कीचड़ में ही और धरती में ही मिट्टी से ही निकलती हैं, अगर इस बात का ज़्यादा भान हो तो हम उसकी गंदगी के केवल पक्ष को ना देखें, उसके प्रति हम तिरस्कार का भाव न रखते और इस प्रकार से हम कीचड़ का तिरस्कार ना करते, तो हम उसकी उपयोगिता को का भान ज़्यादा हमारे मन में होता, तो हम उसके प्रति तिरस्कार का भाव कभी ना रखते। सूखे हुए कीचड़ का सौंदर्य किन किन स्थानों पर दिखाई देता है, तो सूखे हुए कीचड़ का सौंदर्य आपको नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे दिखाई पड़ता है और जहाँ पर विशाल जो है ये होता कीचड़ होता है वहाँ पर जो है हमको कीचड़ का सौंदर्य दिखाई पड़ता है। कवियों की धारणा को लेखक ने युक्त शून्य क्यों कहा है। अब एक अगला प्रश्न है कि जो कवियों की धारणा है उसको युक्त शून्य माने विचारहीन क्यों कहा है। देखिए कवि तो केवल सुंदरता को देखना चाहते हैं और कीचड़ अपने आप में सुंदर नहीं होता है। तो सबसे पहले कवि जो है उनके जो विचार शून्य क्या है, क्योंकि कवि सुंदरता को देख करके कविता करते हैं, मलिन चीज़ों को तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, कोई भी व्यक्ति नहीं करता। तो लेखक यहाँ पे कहना चाहते हैं कि कवि केवल उसके सुंदर पक्ष को देखते हैं लेकिन उसकी उपयोगिता के पक्ष को वो ध्यान नहीं देते। तो इसीलिए उन्होंने तर्क दिए कि आप कृष्ण की पूजा करते हैं तो वसुदेव की पूजा क्यों करें, वासुदेव की पूजा करते हैं तो वसुदेव की पूजा क्यों करेंगे, आप हीरा को खरीदते हैं लेकिन कोयला क्यों खरीदेंगे, आप जो है मोती को गले में धारण करते हैं लेकिन उसकी सीप को, उसकी मातुश्री को क्यों लटकाएंगे। तो उन्होंने यहाँ पे कह दिया कि भाई कमल अगर आपको प्यारा है, कमल सुंदर लगता है, तो कीचड़ से क्या मतलब है, कीचड़ को छोड़ दो। लेकिन कवि हमारे कहते हैं कि ये उनके जो विचार हैं ये युक्त शून्य है, यानी इसमें कोई तर्क नहीं है, ये सही नहीं है, विचारहीन है। आप दूसरे पक्ष पे भी विचार करिए। दूसरा पक्ष ये है कि कीचड़ भले सुंदर नहीं है,
सुंदरता तो बताया है कवि लेखक ने यहाँ पर बहुत सारी सुंदरता को बताया, लेकिन उसके कलर को लेके, उसके पद चिन्हों को लेकर के जो बनते हैं, लेकिन हमारे जीवन में उपयोगी कितना है। अगर वो कीचड़ नहीं होता तो दुनिया भर के जो हमारे अनाज हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, वनस्पतियां हैं, तो ये जो प्रकृति के जो नियामक हैं ये हमको कैसे प्राप्त होते हैं, आप खुद विचार करिए। तो इसलिए लेखक सिर्फ सुंदरता को लेकर के और कीचड़ के प्रति जो उपेक्षा का भाव है यही बात बस रखते हैं, उसकी उपयोगिता की बात नहीं करते हैं। इसलिए लेखक उनको युक्त शून्य कहा है ना, कि उन्होंने सिर्फ एक पक्ष को देखा है, दूसरे पक्ष को नहीं देखा है। भाव स्पष्ट करिए, मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से चर्चा कर देते हैं। आप वासुदेव की पूजा करते इसलिए वसुदेव को तो नहीं पूजते, हीरे का भारी मूल्य देते हैं किंतु कोयले या पत्थर का नहीं देते, मोती को कंठ में बांधकर फिरते हैं किंतु उसकी मातृश्री को गले में नहीं बांधते। कम से कम इस विषय पर कवियों के साथ तो चर्चा ना करना ही उत्तम है। तो यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि अगर आप मिट्टी की उपयोगिता को जानते हैं, कीचड़ की उपयोगिता को जानते हैं, देखो आप इस बात की चर्चा कवियों से मत करिएगा। नहीं, कवि सीधे कहेंगे कि तुम वासुदेव कृष्ण की पूजा करते हो लेकिन उनके पिता की पूजा नहीं करते हो, हीरे को भारी मूल्य दे के खरीदते हो लेकिन कोयले को नहीं खरीदते हो, और मोती को कंठ में बांध के फिरते हो लेकिन उसकी मातुश्री को तो गले में नहीं बांधते हो। तो वो इस प्रकार से विचार करके, तर्क करके वो कीचड़ के प्रति आपके मन में दूसरा भाव ला देंगे। लेकिन लेखक कहता है कि आप इस पर कवियों से चर्चा मत करो, क्योंकि वो उसके सिर्फ सौंदर्य पक्ष को ही देखेंगे, उसका कलर कहाँ अच्छा है, उसके पद चिन्ह कहाँ पर अंकित, वो सब ले लेंगे, लेकिन वो हमारे जीवन में कितना उपयोगी है। अगर मान लीजिए मिट्टी का कलर सुंदर ना हो, मिट्टी में सौंदर्यता ना हो, तो भी हम मिट्टी को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वनस्पति तो उसी में उगती है, अनाज तो उसी में पैदा होता है। तो इस प्रकार से हमको उसकी उपयोगिता की पक्ष को ध्यान देना है, जिससे हमारा जीवन चलता है। तो हमको आपको कवि लेखक कहना चाहते हैं कि आप यहाँ पे चर्चा उनसे ना करिए, नहीं तो जो सहानुभूति है हमारी, तो उपेक्षा का जो भाव है वो सहानुभूति में परिवर्तित नहीं होगा। इसलिए आप उसके उपयोगिता के पक्ष को देखिए। वाक्य प्रयोग देखिए बच्चों, सनातन, लुप्त, घृणास्पद, जागृत और वृत्ति, ये जो 4 शब्द हैं इनका हम यहाँ पे वाक्य प्रयोग करते हैं। सनातन, यह ग्रंथ सनातन युग से प्रचलित है, ठीक है। उसके बाद लुप्त, हमारी परंपराएं लुप्त ना हों, यानी जो हमारी परंपराएं जो चल रही हैं वो लुप्त ना हों। घृणास्पद है ना, जहाँ पे घृणा आती है, यह कार्य घृणास्पद है, ठीक है। कोई भी ऐसा कोई घृणित काम हम करते हैं तो हम कह सकते हैं कि यह काम घृणास्पद है। जागृत, शिक्षा से हम सब और जागृत होते हैं। देखिए शिक्षा जब हम लेते हैं तो हम और भी ज़्यादा जागृत होते हैं, अलर्ट होते हैं, है ना। सोना और जागना, जागने का मतलब ये नहीं कि हम जग रहे हैं, जागने का मतलब होता है हम अलर्ट हैं, हम चारों तरफ हमारे जो कुछ हो रहा है उसको हम जानते हैं। वृत्ति माने उमेश विनम्र वृत्ति का इंसान है। वृत्ति शब्द हमने यहाँ पे जो चर्चा किया था तो उसका जो है उसका यहाँ पर वाक्य में प्रयोग है कि उमेश विनम्र वृत्ति का इंसान है। तो आप भी इस प्रकार से ये जो शब्द हैं इनसे वाक्य में प्रयोग आप कीजिएगा अपने हिसाब से। संयुक्त क्रिया, देखिए यहाँ पे 2 क्रियाएं हैं, जैसे देखते देखते 2 क्रियाएं हैं, पहुँचना चाहिए, पैदा होता है ना। तो हमने इनका वाक्य में प्रयोग किया है कि देखते देखते, देखते देखते वह चला गया, है ना। फिर उसके बाद पहुंचना चाहिए, पहुंचना और चाहिए 2 क्रियाएं मिली हैं, तो उस जगह हमें पहुंचना चाहिए। वाक्य का प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ। पैदा होता है, पैदा और होना 2 क्रियाएं हैं। तो पान छायादार जगह में पैदा होता है। पान की खेती आपने देखा होगा कि जहाँ पर कुछ ऊपर से छाया करते हैं तो पान छायादार जगह में पैदा होता है। अब बच्चों इस आपके पाठ में एक चीज़ और है, ना, नहीं, मत का प्रयोग, यानी नकारात्मक वाक्यों में ना, नहीं और मत का प्रयोग हम कैसे करते हैं। कुछ यहाँ पे वाक्य हैं, कुछ सेंटेंस हैं, तो यहाँ पर देखिए कि ना का, नहीं का और मत का प्रयोग कहाँ पर होगा। जैसे पहला लिखा है तुम घर डैश मत जाओ, फिर दूसरा है मोहन कल नहीं जाए आएगा, मोहन कल नहीं आएगा, दूसरे वाक्य में नहीं का प्रयोग होगा। उसे ना जाने क्या हो गया, उसे ना जाने क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क है। फिर चौथा है डांटो मत प्यार से कहो। अच्छा, 5वां देखिए मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा, तो यहाँ पे नहीं का प्रयोग होगा। और 6वां नंबर देखिए ना वह बोला ना मैं, तो यहाँ पे 6वें नंबर में जो 2 जगह हैं तो दोनों में ना का प्रयोग होगा। तो आपको इस प्रकार के वाक्यों में ना, नहीं, मत का प्रयोग करके नकारात्मक वाक्यों को बना लेना है। अब बच्चों आपके पाठ में थोड़ा सा एक चर्चा मैं करना चाहूँगा। आपके में कुछ लिखा कारक पहचाने, कुछ शब्द दिए हुए हैं,
वाक्य दिए हुए हैं। वाक्यों में आपको देखना है कि यहाँ पे कौन सा कारक है। तो मैं थोड़ा सा आपको पहले बता दूं कि कारक होता क्या है, संक्षेप में चर्चा कर लें, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं कारक। अब कारक क्या होता है? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। संज्ञा है, सर्वनाम है, आप लोग जानते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं, और जो शब्द संज्ञा के बदले इस्तेमाल किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। तो जिस रूप से संबंध उसका क्रिया के साथ हो जाना जाए उसे कारक कहते हैं। देखिए उदाहरण देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, वाक्य है कि शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो शिक्षक है वो क्या है, वो वहाँ पर संज्ञा है, और पढ़ाना जो है क्रिया है, और जो ने है वहाँ पे परसर्ग है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, ये शिक्षक जो शब्द है यहाँ पे संज्ञा है ना, और ने पाठ पढ़ाया ये क्रिया है, पूरा एक सेंटेंस है, और पढ़ाना जो है क्रिया है, और ये जो ने है ये परसर्ग लगा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको ये करना है कि कारक के कितने परसर्ग होते हैं, उसके हिसाब से हम कारकों की पहचान करते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं यहाँ पर अगले स्लाइड पे कारक के प्रकार या उनके परसर्ग क्या क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने 7 प्रकार के जो है बताया है कि सबसे पहले होता है कर्ता कारक, तो इसका जो परसर्ग होता है वो ने होता है। दूसरा होता है कर्म कारक, इसका होता है को। करण कारक से द्वारा, इसका परसर्ग है। संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ होता है। संबंध में का, के, की, रारे, री, नाने, नी, और अधिकरण में पर तक, में पर तक होता है, और संबोधन में हे, अरे, ओ, इस प्रकार से है। तो अब आप देख लीजिए कि कर्ता कारक होगा तो उसमें ने आएगा वाक्य में, वो उसके साथ जुड़ेगा क्रिया के साथ, और कर्म में को होगा, करण में से द्वारा, फिर अगला देखिए के लिए, से अलग, का, के, की, रारे, री, नाने, नी, में पर तक, हे, अरे, ओ। तो इस प्रकार से आप जब सेंटेंस देखेंगे तो इसमें आप पहचान पाएंगे कि यहाँ पे कौन सा कारक है। अब आप देखिए सेंटेंस लिखा है, कीचड़ का नाम लेते ही सब बिगड़ जाता है। अब यहाँ पे आपको जो है कारक पहचानना है। तो यहाँ पे का आया, तो का किस में आता है? संबंध कारक में। तो हमने यहाँ पे साइड में संबंध लिख दिया है। क्या कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने किया? अब देखिए यहाँ पे 2 परसर्ग आए हैं, एक आया है का, यहाँ पे आप ये देखिए का, और यहाँ पे आया है ने। तो सबसे पहले यहाँ पे संबंध कारक है, और दूसरा यहाँ पे कर्ता कारक है। कर्ता कारक क्यों है? देखिए यहाँ पर, क्योंकि देखिए कर्ता कारक में यहाँ पे ने है, और संबंध कारक में देखिए का, के, की यहाँ पे आ रहा है। तो ये संबंध कारक है और यहाँ पे कर्ता कारक है, क्योंकि यहाँ पे क्रिया का संबंध उसका जो है ने परसर्ग से हो रहा है। तो आपको इसको याद भी करना पड़ेगा। अब आगे देखिए, हमारा अन्न कीचड़ से ही पैदा होता है। अब यहाँ पे करण कारक है। क्यों है करण कारक? आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए करण जो कारक है, ये देखिए यहाँ लिखा से द्वारा। तो यहाँ पे क्या लिखा सेंटेंस में? से द्वारा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे लिखा है हमारा अन्न कीचड़ से ही पैदा होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है करण कारक है। फिर यहाँ पर लिखा है पद चिन्ह उस पर अंकित होते हैं। यहाँ पे देखिए पर आया है, तो पर यहाँ पर देखिए आप, ये लिखा है अधिकरण में पर तक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है पद चिन्ह उस पर अंकित होते हैं, यहाँ पे अधिकरण कारक है। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा आप वासुदेव की पूजा करते हैं, ये संबंध कारक है। क्यों है संबंध कारक? आप यहाँ पे देखिए संबंध कारक में का, के, की, यहाँ पे इसके परसर्ग हैं। तो परसर्गों को आप याद कर लीजिए और ये जान जाइए कि वो किस कर्ता कारक के हैं, कर्म कारक के हैं, करण के हैं, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, जो भी है। तो इस प्रकार से आप कारकों की पहचान कर लेंगे। आशा है कि आपने समझ लिया होगा। जब हम विस्तृत रूप से ग्रामर पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम जानेंगे। अब बच्चों योग्यता विस्तार वाले प्रश्न हैं, तो उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। कीचड़ में पैदा होने वाले फसलों के नाम। वैसे तो मिट्टी पे सारे अनाज पैदा होते हैं, लेकिन जो कीचड़ माने बारिश के सीजन में जिनकी खेती होती है उनके हमने यहाँ पे नाम लिखे हैं। तो बच्चों आप यहाँ पे देखिए, धान, उड़द, मक्का, अरहर, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, सन, कपास, कुल्थी जो है ये इनकी खेती होती है। और अगला यहाँ पे एक प्रश्न है कि धान की फसल उगाने वाले जो राज्य हैं, आपके में प्रश्न है कि उन राज्यों का नाम बताइए जहाँ पर धान ज़्यादा होती है। तो बच्चों पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, आपको पता है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में। वैसे तो धान की खेती मध्य प्रदेश में भी होती है और भी जगहों पर होती है, लेकिन ये जो राज्य हैं यहाँ पे धान की खेती ज़्यादातर होती है। तो आप देखिए कि बंगाल में धान की खेती बहुत होती है, छत्तीसगढ़ तो धान का कटोरा ही कहा जाता है, उड़ीसा में भी धान की खेती बहुत ज़्यादा होती है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में भी धान की खेती होती है, पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं यहाँ पर धान की खेती होती है। वैसे थोड़ा बहुत सारे राज्यों में होती है। ठीक है, आप और भी अपने से देख सकते हैं। अब बच्चों हम आते हैं पुनरावृत्ति पे। तो बच्चों हमने आज यहाँ पर पढ़ा
इसके दूसरे भाग में प्रथम भाग की भी चर्चा कर लेंगे हम, लेकिन हम द्वितीय भाग की बात कर रहे हैं कि कीचड़ का प्रमुख स्थान। तो कीचड़ का प्रमुख स्थान क्या क्या बताया गया है? कीचड़ का प्रमुख स्थान बताया गया है आपको खंभात की खाड़ी, सिंधु नदी, माही नदी और गंगा का किनारे। कीचड़ की उपयोगिता और विशेषता, तो कीचड़ से जो है बच्चों आप जानते हैं कीचड़ से अनाज उगता है और उसकी विशेषता ये है कि हमको जो है वनस्पति मिलती है, हमको अनाज मिलता है और कीचड़ की सुंदरता होती है, तो उसकी उपयोगिता होती है हमारे लिए। और कीचड़ के संबंध में कवियों के युक्त शून्य विचार ये हैं कि कवि जो हैं सिर्फ कीचड़ के सौंदर्य पक्ष को देखते हैं। और जैसे उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए कि कीचड़ में कमल खिलता है तो आप कमल की सुंदरता को आप ले लो, लेकिन कीचड़ से आपका कोई मतलब नहीं है। तो कीचड़ से हमारा मतलब है क्योंकि कीचड़ से अनाज पैदा होता है। तो कवि ने यहाँ पे कहा भी है कि अगर आपके मन में ये भान हो जाए कि कीचड़ हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में कितना उपयोगी है, तो आप उससे नफरत नहीं करेंगे, आपके घृणास्पद विचार उसके प्रति नहीं होंगे, उपेक्षा के भाव नहीं होंगे, आपको सहानुभूति होगी। तो आपको बच्चों ये देखना है कि कीचड़ भरे गंदा है, सौंदर्य तो उसमें बहुत है, बहुत सारी सौंदर्यता की बात कवि लेखक ने यहाँ पे की है, ठीक है, बहुत सारी बातें बताई हैं कि उसका कलर सुंदर होता है और बहुत सारी चीज़ें होती, लेकिन वो उपयोगी हमारे लिए बहुत है, वो हमारा पोषण भी करता है। हम उसमें अनाज उगाते हैं, हम उसमें सब्जियां लगाते हैं, हम उसमें मेडिसिन वाले पौधे लगाते हैं, तो इस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी भी बहुत है। तो आप उसके युक्त शून्य विचारों पे मत जाइए कवियों के, आपको ये देखना है कि हमारे लिए कितना उपयोगी है और आप इससे सहमत हैं। लेखक ने पहले शुरू में भी कहा है कि इस बात का अगर लोगों को भान हो जाए और इस बात को जो मैं कह रहा हूँ इससे सिर्फ लेखक ही नहीं पाठक भी उससे जो है सहमत है, तो आप भी सहमत होंगे। भाषा की बात में हमने बच्चों पढ़ा, हमने नए नए शब्द देखे, इस पाठ के जो द्वितीय भाग में जो नए नए शब्द आए उनकी हमने चर्चा की, फिर वाक्यों का प्रयोग हमने जाना, फिर बच्चों हमने कारक जाना और कारकों की हमने पहचान की, कर्ता कारक से लेकर के संबोधन तक हमने यहाँ पे बताया, तथा परसर्ग उनके हमने बताया, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा सह संप्रदान के लिए वास्ते, इस प्रकार संबंध का के की, इस प्रकार से हमने चर्चा किया और आपको मैंने दिखाया। उसके बाद नकारात्मक वाक्य भी हमने आपको बताया, ना, नहीं और मत का प्रयोग मैंने बताया कि नकारात्मक वाक्यों में ना का प्रयोग, नहीं का प्रयोग और मत का प्रयोग कहाँ पर होगा, तो वो भी आपने देखा। और बच्चों हमने फसल, कीचड़ में उत्पादित कौन कौन से फसल हैं उसको हमने बताया कि जैसे धान है, उड़द है, सोयाबीन है ना, ज्वार बाजरा है, तो अरहर है, तो इस प्रकार से खेती होती है। और उसके बाद हमने चर्चा किया कि धान उत्पादक राज्य क्या हैं, तो हमने आपको बताया कि धान उत्पादक कौन कौन से राज्य है जहाँ पे धान की खेती होती है, ज़्यादा मात्रा में होती है, बाकी और भी राज्यों में होती होगी, आप उसको जो है अपने हिसाब से देख करके पता लगाएंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। तो बच्चों आज हमने कीचड़ का काव्य पाठ जो है उसका द्वितीय भाग हमने पूरा किया और इस पाठ को पढ़ने के बाद आप निश्चित रूप से जो हमारे लेखक महोदय हैं वो क्या कहना चाहते हैं उस बात का संप्रेषण आप तक हो चुका है और आप समझ चुके हैं कि कीचड़ में कितना सौंदर्य है और कीचड़ हमारे ज़िंदगी के लिए कितना उपयोगी है। तो आज से आप कीचड़ के प्रति सहानुभूति आप रखेंगे, कीचड़ से सिर्फ नफरत नहीं करेंगे, कीचड़ से बचना भी है आपको, लेकिन उसकी उपयोगिता जो जीवन में है उसको समझना है आपको और उसके सौंदर्यता को आपको जानना है। और इस प्रकार से लेखक जो कुछ कहना चाहते हैं अपने भाव इस ललित निबंध के माध्यम से आप उसको समझ चुके होंगे। आशा है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आप जो हैं इस पाठ को अच्छी तरीके से समझ करके इस प्रश्न में आए हुए जो भाषा की बातें हैं, प्रश्न हैं, उत्तर हैं और भी जो बातें हैं आप निश्चित रूप से कर पाएंगे और आप इसको स्वाध्ययन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करिए और उसकी आप जो है अभ्यास करिए। और इन्हीं उम्मीदों के साथ आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं जो है आप सभी का एक बार फिर से जो है धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आपको मेरी बताई हुई बातें समझ में आ गई होंगी। बहुत बहुत जो है आप सभी का धन्यवाद मैं देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।